हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये स्पेशल वीडियो स्पेशल एजुकेटरों के लिए है। और ये स्पेशल एजुकेटर वो है जिन्होंने BSS टेट, बिहार का जो BSS टेट हुआ था 2023 में, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था। आखिर 2 साल बाद बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद में उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट हो चुकी है। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि कितनी पोस्ट ये आउट हुई है, क्या इसका सिलेबस है और किस तरीक़े का एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहेगा। इस वीडियो में मैं पूरे नोटिफिकेशन का एनालिसिस करूंगा। इसलिए जितने भी BS टेट वाले भाई बहन हैं, वो दिव्यांग हो या नॉर्मल, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से बताया जाएगा। आखिर तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, BPSC द्वारा जो विशेष शिक्षक के पद निकाले गए हैं, ये 7,279 पोस्ट है। ठीक है। अब इसमें 2 वर्ग में वैकेंसी निकाली गई है, एक तो 1 to 5 और एक 6 to 8। तो 1 to 5 के लिए जो विशेष अध्यापकों की भर्ती होनी है वो 5,534 पदों पर होनी है। अब इसमें जितनी भी डिसेबिलिटी है उनको अलग अलग पढ़ाने के लिए अलग अलग स्पेशल एजुकेटर की ये वैकेंसियाँ हैं। अब ये देख लो कि किस पोस्ट में या किस दिव्यांगता के क्षेत्र में कितनी वैकेंसियाँ हैं। जैसे अगर आप CP में बात करें, देखिए आप स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं तो आपको इनका सबका मतलब पता होगा, क्या CP है, क्या ब्लाइंडनेस है, क्या हियरिंग इम्पायर्ड है। तो मैं शॉर्ट में ही बोलता चलूँगा। और इसमें देखो, अगर CP की बात करें तो यहाँ पर जो UR की पोस्ट है वो 128 है। और अगर हम यहाँ पर दृष्टिबाधितों की बात करें तो उनकी 5 पोस्ट है। यहाँ पर मूक बधिर के लिए कोई पोस्ट नहीं है और अस्थि दिव्यांग के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। बाकी MD मल्टीपल डिसेबल्ड वालों के लिए भी कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। पूर्ण दृष्टिबाधित, ब्लाइंडनेस यानी ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर अनारक्षित यानी UR की जो पोस्ट है वो 228 पोस्ट है, जिसमें VI की 9 पोस्ट है और मूक बधिर यानी डेफ की 2 पोस्ट है और OH वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है और मनोविकार वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसी तरीके से श्रवण बाधित हियरिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर VI की 30 पोस्ट है और मूक बधिर वालों की यहाँ पर डेफ वालों की 8 पोस्ट है। और यहाँ पर जनरल की अगर बात करें, जनरल पोस्ट 388 है। बाकी किसी और डिसेबल्ड की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। अब मुझे एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ बड़ी BPSC की गड़बड़ लगी कि यहाँ पर जो VI बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, उनकी यहाँ पर 30 सीटें दी है और वो भी किन बच्चों को पढ़ाने के लिए, HI वालों को। जबकि VI बच्चों का HI बच्चों के साथ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इसके ऊपर BPSC को ध्यान देना चाहिए था कि जो बच्चे VI है, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, वो HI बच्चों के साथ में किस तरीके से अपना तालमेल बिठा सकते हैं। हाँ, उनके लिए जो VI वाली पोस्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं, या CP वालों को भी वो पढ़ा सकते थे, बता सकते थे, या ऑटिज्म वालों को भी वो एक हद तक डील कर सकते थे। लेकिन HI वाले बच्चों को अगर कहीं पर एक दृष्टिबाधित बच्चा HI वाली बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है तो उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ना तो HI वाला बच्चा उसकी बात समझ पाएगा और ना ही VI वाला बच्चा उसकी साइन लैंग्वेज समझ पाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने, और OH की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं दी है, जबकि OH कैटेगरी वाले HI बच्चों के साथ में अच्छे से डील कर सकते हैं। ये इन्होंने बहुत गड़बड़ तरीके से पोस्ट निकाली है। फिर भी चलो आगे देख लेते हैं। लो विज़न के लिए यहाँ पर दृष्टिबाधित की 30 पोस्ट है, तो ये तो चलो ठीक है। और डेफ की यहाँ पर 7 पोस्ट है। तो अब इन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया, एक डेफ बच्चा एक लो विज़न बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएगा। आखिर ना उसको ब्रेल आती है, वो किस तरीके से उसको समझाएगा। तो बस मुझे थोड़ा सा यही लग रहा है। बाकी अगर स्पीच और लैंग्वेज वाली में भी देखें तो यहाँ भी दृष्टिबाधित की 34 पोस्ट है और मूक बधिर वालों की 20 पोस्ट है और अस्थि दिव्यांग वालों की 1 पोस्ट है, मनोविकार वालों की भी 1 पोस्ट है। इसी तरीके से मैं टोटल पोस्ट बता देता हूँ। यहाँ पर दृष्टिबाधित की 1 to 5 में 138 पोस्ट है। और अगर हम डेफ वालों की बात करें तो यहाँ पर इनकी टोटल 40 पोस्ट है और OH कैटेगरी की सबसे कम इन्होंने पोस्ट यहाँ पर निकाली, केवल 5 पोस्ट है। और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। और जनरल जितने भी है जनरल कैटेगरी से, क्योंकि एक बात और बता दूँ कि अदर स्टेट वाले जितने भी हैं वो वहाँ पर जनरल में काउंट किए जाएंगे।
हालांकि वहाँ पर डोमिसाइल पॉलिसी तो नहीं लागू हुई, लेकिन आरक्षण जो मिलेगा वो बिहार के लोगों को ही मिलेगा। इसलिए जनरल की पोस्ट जो है उस पर ही सारे अदर स्टेट वालों को फाइट करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगली पोस्ट आती है, इसमें सैलरी भी देख लो। 1 to 5 में जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 25,000। ठीक है, बाकी DAPA जो लगेगा वो आगे की बात है। अब वर्ग 6 से 8 तक के जो विशेष अध्यापक बनेंगे उनकी टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है 1745, जिसमें अगर मैं दृष्टिबाधितों की बात करूँ तो 32 पोस्ट है, और मूक बधिर वालों की बात करूँ तो 1 पोस्ट है, और यहाँ पर OH कैटेगरी वालों की भी 1 पोस्ट है, और मनोविकार बहुदिव्यांगता मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट है। तो इन पोस्ट पर बिहार के लोगों का ही सिलेक्शन होगा, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा। बाकी अगर अदर स्टेट के दिव्यांग भी है तो उनको भी सबको यहाँ पर जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी हुई है साफ साफ शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरल की पोस्ट देख लेते हैं कितनी है। 6 to 8 में जनरल की 832 पोस्ट है। इसी पर बिहार के लोग भी अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा अदर स्टेट वाले भी इसी फॉर्म पर अप्लाई करेंगे। 6 to 8 की जो सैलरी है वो 28,000 है। बाकी DAPA जो लगेगा वो अलग की बात है। अब इसमें मैं बता दूं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। देखो, बिहार विशेष शिक्षक अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 2023 में हुई थी, जिन लोगों ने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, यानी BSS टेट पेपर 1 to 5 के लिए दिया होगा वो क्वालिफाई हुए होंगे, और 6 to 8 के लिए BSS टेट पेपर 2 जिन लोगों का क्लियर है वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी और कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। और इसमें जो RCI के थ्रू CRR नंबर दिया जाता है वो वैलिड होना चाहिए, और उसके बिना आप इसमें अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे। 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए आपके पास में 12th होना चाहिए। 12th के साथ में आपने DED जो भी विशेष शिक्षा में किया हो वो होना चाहिए। बाकी आप देख लेंगे। और अगर 6 to 8 में पढ़ाना है आपको तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स से, और BEd स्पेशल होना चाहिए। बाकी आपको एज में मतलब कितनी एज होनी चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 18 वर्ष से लगाकर अधिकतम अनारक्षित की 37 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह की 40 वर्ष इसमें, और 10 वर्ष की इसमें छूट भी दी जा रही है। तो इसलिए आपकी एज चाहे जितनी भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जल्दी से इसका बस सिलेबस देख लो। 1 to 5 तक के पढ़ाने के लिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भाग 1 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग 2 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका भाग 1 होगा उसमें हिंदी, अंग्रेजी, और हिंदी हो या उर्दू हो जो या बांग्ला हो। ठीक है, अंग्रेजी कंपलसरी है, अंग्रेजी के साथ में आप हिंदी उर्दू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में और ये क्वालिफाइंग होगा। फिर इसके बाद में भाग 2 होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता मतलब गणित, रीजनिंग, GK, GS, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सब शामिल रहेंगे। और ये सब SCRT NCRT के जैसा ही सिलेबस आएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अच्छे से स्टडी कर लेना। जितने भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जितने भी पेपर हुए हैं ना, जिस तरीके का वो सिलेबस था बिल्कुल सेम वही सिलेबस है। तो आपके पास में पहले से कोर्स वगैरह होगा, उससे तैयारी करते रहना। अब आपका आता है 6 to 8 के लिए। यहाँ पर आपसे 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। भाग 1 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वही इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ में ये तो हिंदी उर्दू जो भी आप लेना चाहें एक में से, है ना। तो इंग्लिश के साथ में ये जैसे मोस्टली हिंदी लेंगे तो हिंदी, ये 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वालिफाइंग होंगे। उसके बाद में भाग 2 आएगा। भाग 2 में आपसे सामान्य गणित, सामान्य रीजनिंग और सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल वगैरह इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भाग 3 होगा। भाग 3 मतलब सेम टाइम पर ही होगा ये, और भाग 3 में आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 80 प्रश्न जो हो गए उसमें देख लो ये कॉम्बिनेशन ठीक है। जैसे मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इस पत्र में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा, जैसे गणित एवं विज्ञान, या सामाजिक विज्ञान, या हिंदी उर्दू, या संस्कृत, या अंग्रेजी। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे को आपके पास में इतिहास या भूगोल में से एक विषय चुनना होगा। अगर आपने इतिहास चूज़ किया तो उसके साथ में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र चुनना होगा। ठीक है, चूज़ करना होगा। यदि आप सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो फिर उसके साथ में सेक्शन 2 में आपको अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई एक लेना होगा। मतलब आपने अगर हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री के साथ में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, और अगर आपने सेक्शन A में भूगोल लिया है तो उसके साथ में आपको अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र,
ये 80 क्वेश्चन इन्हीं के आएंगे। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे ने हिस्ट्री लिया और हिस्ट्री के साथ में वो राजनीति शास्त्र लिया, तो हिस्ट्री और राजनीति शास्त्र के दोनों के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, दोनों में से वो 80 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन है। बाकी भाग 1 जो है वो आपका वो क्वालिफाइंग है। और एक और बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको 32% लाना अनिवार्य है, वरना इससे नीचे अगर लाएंगे तो आपका मूल्यांकन नहीं होगा। बाकी 40 सामान्य जनों को 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह को 34% लाना ही लाना है। बाकी आपकी सूची वगैरह ये बनेगी, ये तो एक अलग की चीज़ है और इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब ऊपर ये चीज़ और देख लो, जैसे आप ऊपर 9 डिसेबिलिटी में वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें से आप एक से अधिक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बीएड स्पेशल किया है, ठीक है, तो बीएड स्पेशल जब किया जाता है तो उसमें आईडी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, सीपी के बारे में भी पढ़ाया जाता है। मान लीजिए आपने बीएड स्पेशल वीआई से किया है, तो वीआई वाले बच्चों को वहाँ एचआई के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है, आईडी वाले बच्चे के बारे में भी पढ़ाया जाता है, सीपी वाले के भी बारे में पढ़ाया जाता है। तो आपने अगर बीएड स्पेशल किया है एचआई से, तो एचआई को प्रायोरिटी देंगे और इसके बाद में आप वहाँ पर वीआई वाला भी चूज़ कर सकते हैं और आईडी वाला भी चूज़ कर सकते हैं। आपने किसी ने बीएड स्पेशल आईडी से किया है, तो आप वहाँ पर वीआई वाला या एचआई वाला भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक से अधिक के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये सारी कंडीशन है। बाकी यहाँ पर देख लो, आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास में स्थायी पता होगा, स्थायी निवास होगा, उन्हीं लोगों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बाकी अगर किसी को स्क्राइबर की ज़रूरत है तो वो फॉर्म फिल करते समय स्क्राइबर पर यस करेंगे। जैसे इसका फॉर्म फिल होना शुरू होगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। आप इसमें कोई भी गलती नहीं करना, कि अगर आप फॉर्म फिल करते समय गलती कर दोगे तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें चांस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैकेंसी काफ़ी है और कैंडिडेट इसमें फिर भी कम ही है, इसलिए फॉर्म फिल करते समय बिल्कुल भी गलती नहीं करना। ठीक है, आरक्षण वगैरह का मैंने अब बता ही दिया। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें ऐसा बताने वाला है। हाँ, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 2 जुलाई से और इसको लास्ट डेट रहेगी 28 जुलाई। मतलब आपको कुल मिला के 27 दिन मिलेंगे फॉर्म फिल करने के। आप उसमें आराम से कर लेना। OTR वगैरह ये जब फॉर्म फिल करने के लिए आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ किस तरीके से फॉर्म फिल करना है तो आपको मिल जाए। और इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।